हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2, फेडरलिज्म, और इसकी हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज फेडरलिज्म। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। इंडिया ऐसे कौन कौन से काम कर रही है अपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कि हम कह सकें कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो किसी भी फेडरल कंट्री को फेडरल होने के लिए क्या करना पड़ता है कि दे शुड फॉलो 7 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो इस वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरह के प्रोविजंस हैं जो 7 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म से मैच होते हो। अगर इस तरह की मैचिंग हमें मिलेगी इन दोनों के बीच में, तो हम पक्का ये जान जाएंगे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। बात तो सही है। तो इस वीडियो में हम यही कंपैरिजन करने वाले हैं। एक साइड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा और दूसरे साइड में की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म होगा, और हम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि क्या इसके बीच में कोई मैचिंग है। अगर ये मैच हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि दो छोटे कंट्रीज थे, बेल्जियम और श्रीलंका, और इन दो कंट्रीज में डाइवर्सिटी थी। लेकिन ये कंट्रीज छोटे होने के बावजूद वहाँ पर डाइवर्सिटी को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इन दोनों कंट्रीज के पसीने छूट गए वहाँ पर डाइवर्सिटी को मैनेज करने में। What about a vast country like India with so many languages, religions and regions? तो जब छोटे कंट्रीज की ये हाल हो सकती है, तो इंडिया जैसे एक बड़े कंट्री में जहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स हैं एंड रीजन्स हैं, वहाँ पर किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। What are the power sharing arrangements in our country? तो क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स हैं और हमारा रीजन बहुत वास्ट है, इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, तो हमने यहाँ पर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किस तरह से किए हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। India has emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states become a part of the country. तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। होगा ये कि दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होगी और जनवरी 1950 को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कर देंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाएगा। बट उसके बीच में एक टाइम आएगा जिसे हम लोग 15 अगस्त 1947 कहते हैं, और इस डेट को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिलेगा तो इवेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं। पहला, पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया होगा तो ये बड़ा ही पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन होगा, यानी कि यहाँ पर तकरीबन 10 मिलियन पीपल ये मारे जाएंगे, दे विल बी किल्ड। और ये कब मरेंगे? जब ये इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया को मूव कर रहे हो। करोड़ों लोग मारे जाएंगे, लाखों लोग बेघर हो जाएंगे, बहुत सारे लोग रिफ्यूजी बन जाएंगे, और ये एक बहुत ही दुखद घटना थी हमारे इतिहास की। दूसरा जो इवेंट देखेंगे हम कि हमारे पास बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, एंड दीज प्रिंसली स्टेट्स विल जॉइन इंडिया, दे विल बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो इन दोनों इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने जरूर कुछ सोचा होगा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अब इस तरह से बनाएंगे या उसमें उस तरह के प्रोविजंस डालेंगे
कि देश का पार्टीशन ना हो सके और हमारे प्रिंसली स्टेट्स हमें छोड़कर ना जाए और देश में एक अमन और शांति का माहौल क्रिएट किया जा सके। और तब उन्होंने जरूर सोचा होगा कि हम पावर शेयरिंग को इस तरह से करेंगे कि देश का विभाजन ना हो और देशवासी एक साथ मिलकर रहें। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या लिख दिया कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principles of federation. तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि we can apply federalism in a federation. तो फेडरलिज्म हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? फेडरलिज्म हम एक फेडरेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमने फेडरेशन लिखा नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या हम फेडरलिज्म को अप्लाई कर सकते हैं? हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन दो हमने वर्ड फेडरेशन नहीं लिखा है, हमने फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को जरूर अपनाया है। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। वी कैन सी दैट ऑल दिस फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले ही ये साफ हो जाता है कि जो 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म हमने पढ़ा था, वो सारे के सारे फीचर्स हमें देखने के लिए कहाँ मिलेंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और हम वन बाय वन अब जो कुछ पढ़ने वाले यहाँ पर उस 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के साथ में कंपेयर करते हुए चलेंगे, ताकि आपको सही तरीके से ये बात समझ में आ जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। The Constitution originally provided a 2-tier system of government, the union government or what we call the central government, representing the Union of India and the state government. तो हम यहाँ पर 2-tier सिस्टम की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात। लेटर a third tier of federalism was added in the forms of panchayats and municipalities. ये हमने किया 1992 में। तो अगर हम इस पॉइंट को देखना चाहेंगे तो हम फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म के साथ में इसको कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म क्या कहता है? There are 2 or more levels or tiers of government, यानी कि इससे ये साबित हो जाता है कि हमने फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म को एक्सेप्ट कर लिया है। As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. ये जो different tiers बनाए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनकी सेपरेट जुरिस्डिक्शंस होती हैं, इनकी जुरिस्डिक्शंस अलग अलग होते हैं। और इसको हम किसके साथ मैच करते हैं? सेकंड फीचर ऑफ फेडरलिज्म से, सेकंड फीचर ऑफ फेडरलिज्म के साथ में। सेकंड फीचर ऑफ फेडरलिज्म क्या कहता है? डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टियर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन in specific matters of legislation, taxation, and administration. The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between union government and the state government. तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किस पावर की हो रही है? लेजिस्लेटिव पावर। जब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर की, तो हम बात करते हैं लॉ मेकिंग पावर की। तो ये जो लॉ मेकिंग पावर है, इसको हमने क्या कर दिया? 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया। Thus it contains 3 लिस्ट। कौन कौन से लिस्ट है? पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। अब इन तीनों लिस्ट के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि इन लिस्ट में क्या क्या लिखा है, किन किन सब्जेक्ट पे कौन कौन कानून बना सकता है। यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो यूनियन लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को रखा गया है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हों, सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। तो हमने इन सब सब्जेक्ट्स को यूनियन लिस्ट में क्यों रखा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे कंट्री में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बने विथ रेफरेंस टू दीज सब्जेक्ट्स।
जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं, डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। तो हम चाहते हैं कि जब सब सब्जेक्ट्स पे कानून बने तो ये कानून पूरे कंट्री के लिए एक जैसा ही। फॉर एग्जांपल अगर हम करेंसी की बात करें तो सारे इंडिया में एक ही करेंसी चलनी चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने करेंसीज हों। तो इस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए हमने इन सब्जेक्ट्स को यूनियन लिस्ट में रखा हुआ है। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं उस पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है। और इसको हम किसके साथ कंपेयर करके देख सकते हैं? हम लोग इसको कंपेयर करके देख सकते हैं फीचर नंबर 2 एंड फीचर नंबर 3। तो फीचर नंबर 2 क्या बोलता है? डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं पर थर्ड फीचर ये कहता है द jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर हमने यूनियन लिस्ट में किसी सब्जेक्ट को रखा तो उस पर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उस पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। द स्टेट गवर्नमेंट्स alone can make laws relating to the subjects mentioned in the list। तो इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उस पे कौन कानून बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। नाउ लेट्स कम टू द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसपे के यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, adoption and succession। Both the union as well as the state governments can make laws on the subjects mentioned in this list. If their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail। ये सबसे important point। अगर concurrent list का कोई subject है और उस पे union government भी कानून बना रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना रही है, और उन दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई मतभेद हो गया, तो यूनियन गवर्नमेंट जो कानून बना रही है उसको माना जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मैच होते हैं? सेकंड एंड थर्ड की फीचर ऑफ फेडरलिज्म यहाँ से मैच होते हैं आपके। मैंने इन तीनों लिस्ट को एक जगह पर दिखाया है आपके लिए ताकि और थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ जाए। तो हमारे पास में यूनियन लिस्ट है जिसपे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। हमारे पास स्टेट लिस्ट है जिसपे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, और हमारे पास में कॉन्करेंट लिस्ट है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखना है कि इफ़ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स that do not fall in any of the three list? अगर कोई इस तरह का सब्जेक्ट आ गया जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है तो उसके बारे में हम क्या करें? और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। तो सवाल यह है कि अगर कोई सब्जेक्ट जनवरी 1950 के बाद आया है तो उस सब्जेक्ट का हम क्या करें? जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, इंटरनेट हो गया, साइबर क्राइम हो गया, ये सब्जेक्ट्स 1950 से पहले नहीं थे, ये आए हैं 1950 के बाद में। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो इन सब्जेक्ट्स को कहाँ रखा जाएगा?
किस लिस्ट में और इसके ऊपर कौन कानून बनाए। तो इसके बारे में लिखा है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। क्या बात कर रहे हैं? तो हमने और एक लिस्ट बनाई जिसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअरी लिस्ट, और वहां पर इन सब्जेक्ट्स को रखा गया है, और इस पे कानून कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट। तो हमारे पास एक है रेसिडुअरी लिस्ट और इस पे कानून बनाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। वी नोटेड अबव दैट मोस्ट फेडरेशंस that are formed by holding together do not give equal powers to its constituent units. Thus, all states in the Indian Union do not have identical powers. इसका मतलब यह है कि जब हमने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात की थी तो हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास में कम पावर होती है। और साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि ये जितने भी स्टेट्स होते हैं सबके पास पावर इक्वल नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। किसी स्टेट के पास ज़्यादा और किसी स्टेट के पास कम पावर होते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर नहीं देती है। सम स्टेट्स एंजॉय ए स्पेशल स्टेटस। स्टेट्स सच एज असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश and Mizoram enjoy special powers under certain provisions of the Constitution of India, Article 371, due to their peculiar social and historical circumstances. These special powers are specially enjoyed in relation to the protection of land rights of indigenous people, their culture, and also preferential employment in government services. अगर हम किसी स्टेट को स्पेशल पावर दे रहे हैं तो ये कौन से की फीचर ऑफ फेडरलिज्म से रिलेट करता है? ये पॉइंट नंबर 7 से रिलेट करता है, और वो पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? द फेडरल सिस्टम thus has dual objective to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी की। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब हम कुछ स्पेशल पावर्स दे रहे हैं इन स्टेट्स को, तो बेसिकली हम उनके रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर रहे हैं। These special powers are enjoyed in relation to the protection of land rights of the indigenous people. तो वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना और उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में थोड़ा सा प्रेफरेंस देना, इस स्पेशल स्टेटस का मूल भाव है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। Indians who are not permanent residents of this state cannot buy land or house there. तो इंडियंस जो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट्स नहीं हैं, इन स्टेट्स के परमानेंट रेसिडेंट्स नहीं हैं, वो वहाँ पर लैंड नहीं खरीद सकते और हाउस नहीं खरीद सकते हैं। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। तो इसी तरह के कुछ और प्रोविजंस इंडिया के अदर स्टेट्स को दिए जाते हैं, और ये दर्शाता है कि हम किस तरह से रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करते हैं। There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. These are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing states. तो हमारे इंडियन यूनियन में कुछ इस तरह के छोटे छोटे इलाके हैं जो इतने छोटे हैं कि उनको राज्य नहीं बनाया जा सकता, साथ ही हम उनको किसी और स्टेट के साथ में जोड़ भी नहीं सकते। गजब बेइज्जती है। These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories. तो इन इलाकों को हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। These territories do not have the power of a state. ये जो इलाके हैं, ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके पास स्टेट जितने पावर नहीं है। हमने देखा था कि स्टेट्स के पास में स्टेट लिस्ट होती है जिस पर वो कानून बना सकते हैं, उनके पास
उनके अपने रेवेन्यू सोर्सेस रहते हैं। तो इस तरह का पावर यूनियन टेरिटरीज को नहीं दिया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस एरियाज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स हैं कि वो इन इलाकों का एडमिनिस्ट्रेशन संभाले। इसका मतलब साफ साफ ये है कि यहाँ पर हमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिखाई देती है। क्यों यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिखाई पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करती है। यूनियन टेरिटरीज को कोई पावर नहीं दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट उनके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है वो इन यूनियन टेरिटरीज को मानना पड़ता है। आज के डेट पे हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट and the state government is basic to the structure of the constitution. ये जो पावर शेयरिंग हो रही है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, दिस इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और जो भी प्रोविजंस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर में आएगी उसको चेंज करना आसान नहीं है। It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. तो इस तरह के जो पावर शेयरिंग हमने किए हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इनको हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? The parliament cannot on its own change this arrangement. Any changes to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 majority. Then it has to be ratified by legislature of at least half of the total states. अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में कुछ चेंज करना है तो ये आसान नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल है और यहाँ पर दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की मंजूरी होनी जरूरी है। और ये 4th की फीचर ऑफ फेडरलिज्म के साथ में मैच करता है। अगर हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में कुछ चेंज करना तो वो किस तरह से होगा कि जो बिल होगा वो फर्स्ट हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होंगे, फिर यहाँ पर वोटिंग होगी और वोटिंग भी किस तरह की होगी? 2/3 मेजॉरिटी से, और इसी को हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी भी कहते हैं। एक बार यहाँ पर ये वोटिंग से पास हो गया तो ये चले जाएगा सेकंड हाउस में, यहाँ पर फिर से डिबेट्स एंड डिस्कशंस होंगे, फिर यहाँ पर वोटिंग होगी, सेम 2/3 मेजॉरिटी की वोटिंग होगी। अगर 2/3 मेजॉरिटी से ये पास हो गया तो ये कहाँ पर चले जाएगा? ये चले जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स में। कितने स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा? 28 स्टेट्स के पास जाएगा और इसमें से 50% यानी कि 14 स्टेट्स से ये पास होना चाहिए। इसमें से 14 स्टेट से ये पास होना चाहिए कितने में? बाय 50% वोटिंग। इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। अगर ये 14 स्टेट्स या 14 स्टेट से ज़्यादा 14 प्लस स्टेट से पास हो जाता है तब ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए, और जब ये साइन हो जाएगा तो ये बन जाएगा एक्ट। जैसे कि मैंने कहा था कि ये की फीचर ऑफ फेडरलिज्म नंबर 4 के साथ मैच करता है। तो की फीचर ऑफ फेडरलिज्म नंबर 4 क्या कहती है? द फंडामेंटल प्रोविजंस of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. In case of any dispute about the division of powers, the High Court and the Supreme Court make a decision. तो हम लोग इसको किस पॉइंट के साथ में रिलेट कर सकते हैं? ये पॉइंट नंबर 5 के साथ में रिलेट करेगा। ये की फीचर ऑफ फेडरलिज्म 5 के साथ रिलेट करता है। तो की फीचर ऑफ फेडरलिज्म नंबर 5 क्या कहता है?
courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. The highest court acts as an umpire if dispute arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. तो हमने देखा कि की फीचर ऑफ फेडरलिज्म नंबर 5 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करता है या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए प्रावधानों से मैच करता है. द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. तो ये पॉइंट किस की फीचर के साथ में रिलेट करता है? ये रिलेट करता है सिक्स्थ की फीचर ऑफ फेडरलिज्म के साथ में. सिक्स्थ की फीचर ऑफ फेडरलिज्म कौन सा है? ये है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. तो हमने देखा कि किस तरह से 7 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है या हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक पार्ट है. तो इससे पता चलता है कि हम लोग एक फेडरल कंट्री हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि वाई वी कैन क्लेम दैट इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री. हम लोग इंडिया को एक फेडरल कंट्री इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि जो 7 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उसे हम प्रैक्टिस भी करते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. ऑफ कोर्स हम इंडिया की बात कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग. बाय बाय.